अगर आप शेयर मार्केट को लेते हैं, लोगों के मन में एक ही बात आती है, पहला खरीदना और दूसरा बेचना। मगर एक शेयर को खरीदने और बेचने के अलावा भी उसके पीछे एक शेयर एक से दूसरे को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, इसके पीछे क्या क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, इसके पीछे कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये शेयर मार्केट पूरा का पूरा क्या है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो मैं किशोर, फाउंडर और सीईओ ऑफ ट्रेड अचीवर। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। 190 to 166 in the blink of an eye. The NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash. तो इस शेयर मार्केट के बारे में हम क्या देखने जा रहे हैं कि इसके पीछे में टेक्निकल बातों के बारे में हम देखने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इसके अलावा भी ये शेयर किस तरह से सफर करते हैं और इसके पीछे कौन कौन है, इसी के बारे में टेक्निकल बातें हम विस्तार से देखेंगे। अगर नॉर्मली हम देखते हैं तो पहली चीज जिसे हम देखेंगे, प्रमोटर। अब ये प्रमोटर कौन है? अगर आप देखें तो एक कंपनी को जो शुरू करता है वो उसका फाउंडर होता है। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? आईपीओ के बारे में देखा। एक कंपनी पब्लिक के पास में जाती है और उनसे पैसे मांगती है, उस पे कंपनी उनको क्या देती है? एक सिक्योरिटी की जगह में अपने शेयर्स उनको देती है। अब पहली बात, जो इस कंपनी को बनाते हैं उन्हें प्रोमोटर्स कहा जाता है। बहुत सारे न्यूज चैनल में आप क्या सुनते हैं? प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में सुनते हैं। अब जिन्होंने कंपनी को शुरू किया है, फाउंडर्स, उन्होंने कंपनी के अपने पास में शेयर्स कितने रखे हैं, उसी को प्रोमोटर होल्डिंग्स कहा जाता है। जैसे कि लोग कहते हैं 60% प्रोमोटर होल्डिंग इनके पास है। और उसी तरीके से जब हम फंडामेंटल एनालिसिस में जब देखते हैं, अगर प्रोमोटर होल्डिंग्स बहुत कम है तो ये कंपनी अच्छी नहीं रहेगी, वह कहते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, उनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता है, इसलिए उनके प्रोमोटर होल्डिंग जो होती है वो कम होती रहती है। इसके बारे में हम न्यूज में सुनते हैं। उस समय में क्या होता है, उन स्क्रिप्ट्स को लोग अवॉइड करते हैं, इसी को हम प्रोमोटर कहते हैं। अब प्रोमोटर के खुद के पास में शेयर्स की कितनी होल्डिंग है, इसी को हम प्रोमोटर होल्डिंग कहते हैं। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? एक आईपीओ स्टार्ट होने जा रहा है। मान लीजिए ये इस कंपनी का नाम हम कहते हैं एबीसी। अब ये कंपनी आईपीओ देने जा रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। जब वे कहते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे रहे हैं, ये क्या है? अब डच कंपनी की तरह से ये गलियों में नहीं घूम सकते हैं बेचने के लिए, इसके लिए उनके पास में कुछ प्रोसीजर्स हैं। अब ये प्रोसीजर क्या है अगर हम इसे देखें तो, अब ये कंपनी किनको भेजती है? हमें एक्सचेंजर के पास में जाना पड़ता है। उससे पहले बहुत सारे पेपर वर्क हैं, आपको इन्वेस्टमेंट बैंक के पास में जाना पड़ता है। अब मैं वो सारी बातों के पे नहीं जाऊंगा, मगर नॉर्मली हम क्या देखते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाएं। इनको कहां जाना होगा? एक्सचेंजर्स के पास में। अब एक्सचेंजर के द्वारा ही क्या होता है कि पेपर में निकल के बाहर आता है कि इसके शेयर का दाम कितना होगा। लीजिए हम कहते हैं एक शेयर का दाम इन्होंने रखा 100 रुपए, जिससे कि वह 100 रुपए में बेचने जा रहे हैं। अब हम डायरेक्टली इनके पास में जा नहीं सकते हैं। मान लीजिए हम एक इन्वेस्टर हैं, आइए हम कहते हैं ये एक रमेश है। अब रमेश ने ये निर्णय ले लिया है कि मैं इस शेयर को खरीदूंगा। अब ये डायरेक्टली जाकर के एक्सचेंज से खरीद नहीं सकता है, क्योंकि एक्सचेंजर्स एक निजी तौर पर आदमी को पहचानती नहीं है, वह किनको पहचानते हैं? अपने मेंबर्स को। अब एक्सचेंज के मेंबर कौन है अगर इसके बारे में हम देखें तो, अब ये आपके ब्रोकर्स हैं। इन ब्रोकर के द्वारा ही आपको क्या करना होगा? जाकर के शेयर्स खरीदने होंगे। अगर आप आईपीओ में बिड करने जाएंगे, और मान लीजिए आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए एबीसी कंपनी के शेयर आप खरीदना चाहते हैं आईपीओ में, तो आपको किनके द्वारा जाना होगा? आपको ब्रोकर के पास में जाना पड़ेगा, और ब्रोकर के द्वारा ही आप क्या है, शेयर को खरीद पाएंगे। अब ये ब्रोकर क्या करेंगे अगर हम देखें तो, हम सबके पास में बैंक अकाउंट होते हैं जिसमें हम अपने पैसे रखते हैं। बहुत सारी बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, इस तरह से अलग अलग बैंक्स हैं। इन एक्सचेंज में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। अगर आप किसी भी एक ब्रोकर के पास में जाकर के अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वह आपको एक अकाउंट देंगे। ये अकाउंट क्या होता है? इसे ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है। इसी ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारे लोग, कुछ लोग पूछते हैं मुझे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, मेरे पास में सेविंग्स अकाउंट है, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको सेविंग अकाउंट से अपने फंड्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ट्रेड कहां होगा? वो आपके ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में ही ट्रेड होगा। सेविंग अकाउंट में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, ब्रोकर क्या करता है? आपके नाम में एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल देता है। यहां पर आप अपने पास कैश रख करके इस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? खरीदना और बेचना सारा कुछ इस ट्रेडिंग अकाउंट में ही होता है, ठीक है। नॉर्मली आपने क्या है, बिड करते हैं, आप एक ब्रोकर के द्वारा आप जाते हैं, और बाद में क्या होता है, आईपीओ में बिड करने के लिए, तो अगर ब्रोकर के द्वारा अगर आपको ये शेयर मिल जाते हैं तो ये शेयर आप ही के हैं। ये एक सेट है। अब ये जो शेयर्स है वो कहां पर जाकर स्टोर होते हैं? क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में सेव होते हैं? बिल्कुल नहीं।
शेयर्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास में एक और साइट है, उसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। इसी के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। ये मार्केट का एक हिस्सा है। दूसरे हिस्से में आइए हम इसे ऐसे रखते हैं। मान लीजिए आप खरीदते हैं और बेचते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टर, कोई बेच रहा है, ये रमेश है, इसको हम लोग सुरेश कहते हैं। अब जो सुरेश है उसके हाथ में जो शेयर्स है उसे वो बेचना चाहता है और यहाँ पर रमेश उन शेयर्स को खरीदने की इच्छा रखता है। अब इसने किसी और दूसरे ब्रोकर को रखा है। इस ब्रोकर को हम नाम XY दे देते हैं और इस ब्रोकर को हम नाम AB दे देते हैं। अब ये XY में अपने शेयर को बेच रहा है और जो AB में है वो उसे खरीदना चाहता है। अब इन दोनों ने आपस में जाकर के एक साथ मिले नहीं है, ठीक है, ये दोनों आपस में मिले नहीं है। अब अगर इसे खरीदना है और उसे बेचना है तो अब इस ब्रोकर से उस ब्रोकर को शेयर कैसे ट्रांसफर होंगे? अगर मैं आपको बताऊं कैसे, तो मैं उदाहरण आपको एक देता हूं। हम एक बैंक को ले लेते हैं। अब आप ICICI बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं। अब मुझे HDFC बैंक में ट्रांसफर करना है। अब फंड आपके अकाउंट से लेकर के किसी और के अकाउंट में डाला जाता है, ठीक है, आपके सेविंग अकाउंट से अमाउंट लेकर के किसी और के सेविंग अकाउंट्स में आपके फंड ट्रांसफर किए जाते हैं। इन दोनों के बीच में जो चीज होती है से लेकर के वहां पर डिपॉजिट किया जाना, और ये जो ट्रांसफर करने का जो तरीका है उसे क्या नाम दिया गया है? क्लियरिंग हाउसेस इसे कहा जाता है। जिस तरह से एक बैंक के अंदर में क्लियरिंग हाउस होता है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आपके पास में क्लियरिंग हाउस होता है। अब NSE का जो क्लियरिंग हाउस है उसे कहा जाता है NSCCL, और अब BSE का जो क्लियरिंग हाउस है उसका नाम क्या है? ICCL। पहला नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये क्या करते हैं? आपके जो शेयर आप खरीद रहे बेच रहे हैं, ये जो शेयर्स, ये ट्रेडिंग जो चल रही है, खरीदना और बेचना, दोनों के व्यापार को एक साथ मिलाने का कौन काम करता है? ये है आपका क्लियरिंग हाउस। अब आप अगर चाहेंगे कि मुझे रमेश से ही खरीदना है या सुरेश से ही खरीदना है और आप चाहेंगे कि मेरे को इसकी जानकारी मिल जाए, ये आपको मिल नहीं सकती है, इसकी पहचान हो नहीं पाती है। अब क्लियरिंग हाउस क्या करता है? इस आदमी से खरीद करके इनकी जानकारी के बगैर ही उसको क्लियरिंग हाउस के द्वारा बेच देता है। इस डील को किन के द्वारा पूरा किया जाता है? अगर हम देखें तो क्लियरिंग हाउस के द्वारा, एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर के लिए और एक ट्रेडर का दूसरे ट्रेडर के पास, इन दोनों के बीच में ट्रेड को करवाना, उस काम को पूरा कौन करता है? अगर हम देखें तो ये आपके क्लियरिंग हाउसेस है, ठीक है। अब यहां से हम अगर अगले कदम की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर एक और नाम दिया गया है, इसे डिपॉजिटरीज कहा जाता है। अगर हम डिपॉजिटरीज के बारे में देखते हैं तो इंडियन मार्केट में दो तरीके के डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। अब NSDL क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL का सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब ये क्या करते हैं? अगर हम देखें तो इनका जो काम है वो जो फिजिकल शेयर्स हैं उनको ई शेयर्स में कन्वर्ट करना। अगर आप 5-10 साल पहले अगर देखते हैं तो सब लोगों के पास में शेयर सर्टिफिकेट होते थे, मगर अगर आप आज इसमें प्रवेश करते हैं तो आप इस तरह से कुछ भी देख नहीं पाएंगे। अगर 10 साल पहले अगर आप देखते हैं तो उनके पास में शेयर सर्टिफिकेट होते थे। आज भी कुछ लोग शेयर सर्टिफिकेट्स अपने पास में रखे हुए होंगे, कि सेबी ने बता दिया है लोगों को कि आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, मगर फिर भी कुछ लोगों ने अभी तक अपने पास में रखा हुआ है। अब ये शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? अब नॉर्मली जब हम एक शेयर को खरीदते हैं तो ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, हम इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदते हैं, जिसे कि हम ई शेयर कहते हैं। मगर उन दिनों में जब आप प्योरली कोई शेयर खरीदते थे, मान लीजिए रिलायंस से शेयर खरीद रहे थे, वह आपको शेयर सर्टिफिकेट देते थे। आपका उसमें नाम लिख करके आपने कितने पैसे दिए थे उसका अमाउंट डाल करके और आपको सर्टिफिकेट दिया जाता था। अब इसे क्या कर दिया गया है? लोगों ने इसे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे बहुत सारा काम हुआ है ब्रोकर्स के द्वारा, जैसे कि हम नॉर्मली कहते थे T+2 T+3 सेटलमेंट डेज जिसको कहा जाता है। तब क्या होता था? ये T+30 होता था। इस शेयर को बेचने के लिए अगर आप चाहते हैं तो 30 दिन लगते थे। आप इन शेयर्स को ब्रोकर को देते थे और ब्रोकर इसे बेचने के लिए लगभग 30 दिन लेते थे। और ये धीरे धीरे इसे कम करने के बाद, ई शेयर होने के बाद अभी बहुत जल्द सेटलमेंट हो जाता है। अब इनका कार्य क्या है? अगर हम इसे देखें तो वह आपके फिजिकल शेयर्स को ई शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है? बहुत ही कन्वीनियंस हो जाता है, बहुत आसान रूप में आप अपने शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यही इनका सबसे अहम काम है। ये क्या करते हैं? आपके, जैसे मैंने आपको बताया था, फिजिकल शेयर्स को लेकर के उसे बड़ी आसानी से बदल कर दे देते हैं। अब अगर हम देखें कि ई शेयर को अगर इसे कन्वर्ट करना है तो पहले क्या हुआ करता था? आप सीधा जाकर के डिपॉजिटर के द्वारा बदल नहीं सकते थे। पहले क्या होता था? आप शेयर को लेकर के जाकर के ब्रोकर्स को देते थे और ब्रोकर कंपनी को देता था और कंपनी डिपॉजिटरी को देती थी, NSDL CDSL को देते थे। वह क्या करते थे? आपके फिजिकल शेयर को ई शेयर में कन्वर्ट कर देते थे। आज के समय में ये प्रोसेस बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आज पूरा का पूरा ई शेयर में चल रहा है।
अब यहाँ पर हम एक अहम पॉइंट पर आएंगे और वो आपके क्या है, डीमैट अकाउंट। अब NSDL में अगर आप आसान रूप में समझना चाहे तो आप इसे एक बैंक की तरह ले सकते हैं। आप बैंक में जाके क्या करते हैं, आप अपने पैसे को लेकर जाकर के वहां पे डिपॉजिट करते हैं, रखते हैं। आपके सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपके फंड्स स्टोर रहते हैं। इसी तरह से आपने यहाँ देखा कि जैसे कि आप खरीद रहे थे, आइए हम मान लेते हैं कि ये एक शेयर को बेच रहा है। अगर ये शेयर को बेच रहा है तो इसके शेयर अब कहां पर आपको मिलेंगे, अगर आप देखें तो ये आपके डीमैट अकाउंट में मिलेंगे। इस डीमैट अकाउंट को हम किस तरह से खोलते हैं, इसमें भी आपके पास में इंटरमीडिएटर होते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं शेयर्स को खरीद करके कहीं पे स्टोर करना चाहता हूं, तो अब इन्वेस्टर जा करके डिपॉजिटर के पास में जाकर के वो डायरेक्टली कह नहीं सकता कि मुझे एक डीमैट अकाउंट दो, वह आपको नहीं देंगे। उसके लिए भी एक रूल रखा हुआ है। वो कैसे है, NSCCL। इस एक्सचेंज में जाकर के आप डायरेक्टली, जैसे कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से एक डिपॉजिटर के पास में एक इंडिविजुअली कोई जाकर के अकाउंट खुलवा नहीं सकता है। अब वो किनके द्वारा जाएगा, अगर हम इसे देखें तो उसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू जाना पड़ता है। ये डिपॉजिटरी है और डीपी एक मेंबर की तरह से है, डिपॉजिटरी का मेंबर। इस डिपॉजिटरी में डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट होते हैं। इनके द्वारा आपको क्या करना होता है कि अपना अकाउंट ओपन करना होता है। ये आपको डीमैट अकाउंट खोल करके देते हैं। उदाहरण के रूप पर आइए हम इसे एक ब्रोकर की तरह लेते हैं। अब ये जो मेंबर है ये एक ब्रोकर की तरह है। अब डीपी में ही आप जाकर के है डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हैं। अब इस डीमैट अकाउंट में ही आपके शेयर्स या आपके म्यूचुअल फंड खरीदे जा रहे हैं, या बॉन्ड्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी कहां डिपॉजिट होते हैं, ये आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर किए जाते हैं। अब जो इस डीमैट अकाउंट में है, अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो इस सेलिंग प्रोसेस को कौन देखता है, देखरेख करता है, इसे आपकी डीपी के द्वारा किया जाता है। इसलिए आपके पीछे में लोग आपको कहते हैं ये आपके डीपी आईडी है। ये डीपी आईडी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आइडेंटिटी। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, इनका नंबर और आपको दिया गया हुआ यूनिक नंबर, उन दोनों को जब मिलाते हैं उसी को आपका बेनिफिशियरी आईडी कहा जाता है। अगर आपके डीमैट अकाउंट में अकाउंट नंबर अगर आप देखते हैं तो उसमें आपका डीपी आईडी और उसके साथ में एक यूनिक आईडी भी मिलता है, यही आपका डीमैट अकाउंट नंबर है। अब जो शेयर्स वगैरह हैं वो कहां पर है, अगर हम इसे देखते हैं तो ये आपके डीमैट अकाउंट में होंगे। तो आपके शेयर्स कहां पर है, ये आपके डीमैट अकाउंट में मिलेंगे। आइए हम कुल मिलाकर के ये प्रोसेस कैसे चलता है उसे दोबारा देखते हैं। अगर आप देखते हैं तो पहले कहां से शुरू होता है, प्रोमोटर्स कहां जाता है, प्रोमोटर्स एक्सचेंज को देता है। अब एक्सचेंज से हम शेयर्स को डायरेक्टली खरीद नहीं सकते हैं, इसलिए हमें क्या है, किनके पास जाना पड़ेगा, मेंबर के पास में। और मेंबर को क्या कहा जाता है, ब्रोकर। यहां पर कौन आता है, ये आपका इन्वेस्टर है। अब जो शेयर ये अपने आईपीओ में देते हैं, अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो आपको किनके द्वारा आना पड़ेगा, एक इन्वेस्टर ब्रोकर के पास में जाता है, उसके द्वारा ही वो शेयर्स को खरीदता है, तब ये शेयर मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। अब ये ब्रोकर मेरे लिए एक अकाउंट बना करके देगा और उस अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ब्रोकर से हमें क्या मिलता है, ब्रोकर हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट देता है। उसी समय में अब मान लीजिए आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं। अब ये शेयर्स कहां पर जाकर के स्टोर होते हैं, ये जाकर के आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं। ये जो शेयर आप खरीदते हैं ये कहां पर जाकर के स्टोर होते हैं, ये डीमैट अकाउंट में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। अब इस डीमैट अकाउंट को देने वाली जो सर्विस है वो कौन है, ये आपके NSDL है और दूसरा CDSL। ये दोनों आपके कौन है, ये दोनों आपके डिपॉजिटरीज हैं। अब ये कौन है, ये आपके डिपॉजिटरी हैं। अब NSDL और CDSL के पास में कौन होता है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने पहले देखा था। जैसे कि हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुद बना नहीं सकते हैं, आपको ब्रोकर के द्वारा जाना होगा, उसी तरीके से आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इन दोनों के बीच में अब कौन है, ये आपके डीपीज हैं, ये आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। अब अगर एक इन्वेस्टर को ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो उसे किसके पास में जाना पड़ेगा, ब्रोकर्स के पास। अगर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो उनको ब्रोकर के पास जाना होगा। तो अगर उनको डीमैट अकाउंट खोलना है तो उन्हें किनके पास में जाना पड़ेगा, मेंबर ऑफ द डिपॉजिटरीज। अब ये भी एक ब्रोकर की तरह ही है। मैं आपको आसानी से यहां पर डाल देता हूं, मैं आपको आसानी से बता देता हूं। आपको जो कुछ भी करना होगा एक ब्रोकर के द्वारा ही करना होगा, चाहे वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो या डीमैट अकाउंट हो। यहां आपको डीपीज के पास जाना पड़ेगा और यहां आपको ब्रोकर्स के पास जाना होगा। अब एक ब्रोकर के द्वारा जाकर के जो आप शेयर्स खरीदते हैं वो कहां पर जाकर के स्टोर होते हैं, ये आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। तो यही वो तरीका है जिसके द्वारा सारा शेयर सिस्टम मार्केट चलता है। अब इसी के बीच में खरीदना होता है। अब एक इन्वेस्टर के द्वारा दूसरे इन्वेस्टर को, अब यहां पर एक सेल कर रहा है और वहीं पर दूसरा खरीद रहा है।
इन दोनों का जो व्यापार है वो कहां पर जाकर के एग्जीक्यूट होता है। अब यहां पर इन दोनों के जो वैल्यू है उसको कौन मैच करता है, तो ये आपका क्लियरिंग हाउस का काम है। तो यही वो सारा तरीका है जिसके द्वारा स्टॉक मार्केट काम करता है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए हैं। अगर आप एक शेयर खरीद रहे हैं तो उसके पीछे में इतने सारे लोग हैं, डिपॉजिटरीज हैं, डीपीज हैं, प्रोमोटर है, एक्सचेंज है, ब्रोकर है, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, क्लियरिंग हाउस, इतने सारी बातों को हम इस वीडियो में देखा है। अगर आप एक शेयर मार्केट में आते हैं तो आपको यह सिर्फ नहीं जानना है कि यहाँ पर खरीदा और बेचा जाता है, इसके पीछे में इतने सारी बातें हैं। अब एक और चीज है, ये बहुत अहम बात है। अब इन सबको जो लिखा गया है उसे गवर्न करने वाला वो कौन है, अगर हम देखते हैं तो उन्हें सेबी कहा जाता है। अब आपने खबरों में सुना होगा सेबी के बारे में। अब सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यही लोग आपके सारे सिस्टम को गवर्न करते हैं। अब इस सारे रूल्स रेगुलेशन को देखने वाले कौन है, अगर हम देखें तो उन सबको सेबी के अंदर आना होता है। ठीक है, अब सेबी ही इन सब के रूल्स रेगुलेशन को देखती है। आप इसे उदाहरण के रूप पर एक पुलिसमैन की तरह से ले सकते हैं। क्या ये सब कुछ सही ढंग से चल रहा है? अब इन सब को देखने के लिए किसका काम है? ये आपका सेबी है। इन बातों के बारे में ही हमने इस वीडियो में पूरा कवर किया है। हमने देखा डिपॉजिटर्स कौन होते हैं, डीपीज क्या होते हैं, प्रोमोटर, एक्सचेंज, ब्रोकर, क्लियरिंग हाउसेस, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट और सेबी। ठीक है, अब हमारे तीसरे एपिसोड में अब स्टॉक मार्केट किस तरीके से आप खरीदते हैं और वो कहां जाकर के स्टोर होते हैं, इसी के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है, मार्केट कैसे मूव आता है, और इस तरह से बहुत सारी बातों को अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ में बने रहें। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।